युवाओं को, सारे के सारे तो तगड़े हैं, दबंग है। एक बार जोरदार ताली बजाइए अपने लिए, जोरदार ताली। आइए साथियों, एक गाना आपके बीच में 3 मिनट का। उधर भाई चंद्रशेखर जी, उधर मथुरा में हेमा मालिनी भाषण देने के लिए खड़ी हुई, ये सच्चाई है। जब हेमा खड़ी हुई तो मंच पर राजनाथ बैठे, मोदी जी बैठे, योगी जी बैठे, और एक माइक पड़ी जी भाई, और उसने बड़े जोर से आवाज लगाई, अरे बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचो। आइए जरा ध्यान से लगा के लगे। हाँ भाई खड़ी ताली मार के, ये बड़ा काम है। भाई चंद्रशेखर के खून की एक एक बूंद का बदला लेना से, भाई चंद्रशेखर के खून की एक एक बूंद का बदला लेना से, गोली का जवाब वोट से अब की बारी देना से। हाँ, गोली का जवाब वोट से अब की बारी देना से। भाई चंद्रशेखर का कहना ईवीएम एक बारी हटा दे, 2024 में विरोधियों की जमानत जब्त करा दे। वोट से है अत्याचार खरे ये, वोट से है अत्याचार खरे ये, और जुल्म ना सहना से। गोली का जवाब वोट से अब की बारी देना से। हाँ, गोली का जवाब वोट से अब की बारी देना से। जहाँ भी होते अत्याचार भाई, खड़ा यो आगे पावे से, नहीं किसी से डरता भाई, सीना तान टकरावे से। सबको भाई समझावे से, सबको भाई समझावे, राज अपने हाथ में लेना से। गोली का जवाब वोट से अब की बारी देना से। हाँ, गोली का जवाब वोट से अब की बारी देना से। मेरा सोया समाज जागो, और कितना अपमान सहोगे तुम, महापुरुषों के मिशन पे कितने चंद्रशेखर कुर्बान करोगे तुम। भाई चंद्रशेखर का है संदेश, भाई चंद्रशेखर का है संदेश, हम सबको मिलकर रहना से। गोली का जवाब वोट से अब की बारी देना से। हाँ, गोली
बारी देना से। भाई जो भाई चंद्रशेखर से प्यार करता है, गाना अच्छा लगे तो ताली बजा के अपनी जगह बैठ जाओ, एक साथ बैठ जाओ। सभी अपना अनुशासन को परिचय देते हुए जैसे हम पहले बैठे थे, बैरिकेडिंग से दूर रहो थोड़ा। बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। अरे ओ सांभा, कितने आदमी थे जिन्होंने देश का नाश कर दिया? सरदार 2 आदमी, एक मोदी एक योगी। बैठ जाओ भाई सारे बड़े। हेलो हाँ भाइयों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है और भाई का परिचय देते हुए आप ये ऐसा हुनर बताइए, जहां जैसे बैठे थे ऐसी माकूल व्यवस्था बनाएं कि ये देखते ही रह जाए कि भाई क्या हुआ, आवाज कैसा उड़ल बदला आता, अब क्या हुआ है। आपका मनोरंजन हो गया, आपने बहुत अच्छा किया, मनोरंजन हो गया। अब तसल्ली से बैठिए, आराम से बैठिए, बैठ जाओ आराम से। किसी पीछे वाले को परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई। जैसे पहले अनुशासन में थे उसी प्रकार से अब आपके बीच में भाई को बुलाने से पहले वक्त तू मेरा एक काम कर दे, तू मेरा एक काम कर दे और हर घर में बाबा साहब अम्बेडकर नाम तो काशीराम अवश्य बना दे। तो मैं भाई को इन्हीं शब्दों के साथ आगाह कर रहा हूं और भाई आपके बीच में उपस्थित होंगे, आपके जनजन के लाडले हमारे हृदय सम्राट भाई चंद्रशेखर आजाद। भाई को देख करके आपके तन बदन में 70% खून हो जाता है। यह ऐसे भाई को नमन है, धन्यवाद है, सादर प्रणाम है। आप लोग बैठो, सब लोग बैठो, आप भी जय हिंद। जितना जल्दी आप लोग सुनने के लिए तैयार हो जाओगे उतनी जल्दी मैं अपनी बात रखूंगा, और अगर आप समय लगाओगे तो भाई समय का नुकसान होगा। अब आप तय कर लो कि आपको अपने समय का नुकसान करना है या नहीं करना है। देश और नगर की ये ऐतिहासिक धरती, यहाँ उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां, नौजवान साथी, सम्मानित मेरे हम उम्र मेरे भाई और हमारे बड़े बुजुर्ग, और इस मंच पर उपस्थित भाई प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी जितेंद्र अठवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी राम लखन मीणा जी, प्रदेश प्रभारी भीम आर्मी भाई अनिल धेनवाल जी, भाई धर्मेंद्र जी, भाई प्रदेश प्रभारी आजाद समाज पार्टी सतपाल चौधरी जी, प्रदेश सह प्रभारी और इस क्षेत्र के आपके जाने माने नेता भाई जगदीश जी, हमारे बहुत ही जिम्मेदार और कर्मठ साथी हर्षोलिया जी, बैरवा जी, छोटे भाई सुरेंद्र जी, अतर सिंह जी, सुमित अम्बेर जी, और यहाँ की जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी और एक एक क्रांतिकारी भाई को मैं जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। मैं तो इनसे मना कर रहा था कि ज्यादा देर बात मत रखो, हम संविधान बचाओ यात्रा के अनुसार चलेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी बात कहते जाएंगे, लोगों से आशा और विश्वास और मौके की बात रखेंगे कि वो हमें इस लड़ाई को लड़ने का मौका दें। तो समय समय पे इस भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं।
और क्योंकि मुझे कम समय में अपनी बात कहनी है, मैं नहीं समझता कि बहुत लंबा भाषण दिया जाए। आपकी बात जो आप समझाना चाहते हैं बहुत कम शब्दों में समझा दो तो भी बहुत है। महापुरुषों के आशीर्वाद से, आपके प्यार से अगर मुझे जिंदगी मिली तो मैं बाद में भी आपके बीच आता रहूंगा और गली गली, गांव गांव, बस्ती बस्ती जाके आपको समझाता रहूंगा। क्योंकि मैंने जब अपने महापुरुषों को पढ़ा है, देखा है, समझा है, जाना है, तो उन्होंने पूरी जिंदगी यही कहा है कि मैं सबसे बेहतर नहीं हूं। मेरा तो काम ये है कि मैं महापुरुषों की बात को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दूं। और मैं भी इसी काम को आगे बढ़ा रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की बात ये समझ में आ जाए कि महापुरुष क्या चाहते थे और महापुरुषों का कारवां कैसे पूरा होगा। आज हम लोग नगर की धरती पे हैं, नगर राजस्थान में है। मैं जब छोटा था तो सुनता था राजस्थान, ऐसा लगता था कि कोई ऐसी धरती होगी जहां कमजोरों का भी राज होगा, जहां दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यक समुदाय का, उनका भी राज होगा। लेकिन जब जब मैं इधर आता हूं और देखता हूं कि राजवाज तो नहीं है। उनके हिस्से में यहां भी हुई है, जो मध्य प्रदेश में है, जो उत्तर प्रदेश में है, जो बिहार में है, बंगाल में है, जो दिल्ली में है और देश के हर उस जगह है जहां वो रहते हैं। और वो है ये कि उनके चेहरे पे बेबसी है, लाचारी है, उनके क्षेत्रों में तमाम तरह की समस्याएं हैं और ये तब तक रहेंगी जब तक उनके हाथ में राज नहीं आ जाता। राज कैसा, ये भी मैं बताऊंगा। दो बातें एक जगदीश जी ने कही, एक हमारे संचालक साथी ने आपको समझाने के लिए कही। जब जगदीश जी अपनी बात बता रहे थे भैंस वाली, तो उन्होंने आपको समझाया, और अभी जब हमारे साथी अपनी बात बता रहे थे वजीर वाली, तो उन्होंने समझाया। और मैं ये समझता हूं कि जनता नेता से ज्यादा समझदार होती है। और मैंने सरपंच के चुनाव देखे, सारे सरपंच को गांव के लोग ये कहते हैं कि आप ही के साथ हैं, आप ही के साथ हैं, आप ही के साथ हैं। और जब चुनाव का रिजल्ट आता है तो पता लगा कि वो आप थे ही नहीं कोई। वो जिसके साथ थे शुरू से उसके साथ ही थे, और जिसके खिलाफ थे उसके खिलाफ ही थे। चाहे किसी ने, अगर कोई आज का ट्रेंड बन गया है, कोई मुर्गा लेके आता है, कोई और कुछ लेके आता है, कोई शराब लेके आता है, कोई कपड़े लेके आता है, कोई पैसे लेके आता है और ये कहता है कि ये रख लो। बहुत सारे लोग तो इन अवसरों पे अपने वोट का सौदा कर लेते हैं। लेकिन जहां मैं पैदा हुआ हूं, जिस समाज में, कमजोर समाज में, गरीब समाज में, किसान समाज में, कमेरे समाज में, मैंने देखा कि हमारे लोग वो अपनी वोट का सौदा नहीं करते। वो स्वाभिमान सम्मान पे वोट देते हैं, वो इज्जत के लिए वोट देते हैं, वो हक अधिकारों के लिए वोट देते हैं। मैं उनको इस बात को मानता हूं, चाहे उनके घर में रोटी हो या ना हो, लेकिन वो अपनी वोट को, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 बच्चों को कुर्बानी से दी, उसको वो किसी को ऐसे सौंपते नहीं। आपने हमेशा जिम्मेदारी मान के, चाहे राजस्थान कहीं भी चला हो, आपने जिम्मेदारी मान के अपने दल को वोट देके ताकत दी। वो अलग बात है कि आप ठगे गए। मैं उस ठगी पे कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बस ये कहना चाहता हूं आपको। मैं कहानी किससे बहुत सुनाता हूं, आज कहानी किससे ज्यादा नहीं सुनाऊंगा। हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर आप आजमाए हुए को आजमाओगे, गौर से सुनना, बहुत समझदार लोग हो आप लोग, अगर आप आजमाए हुए को आजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। अगर आप आजमाए हुए को आजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। क्योंकि व्यक्ति मुंह से जबान बदल सकता है लेकिन चरित्र नहीं बदल सकता है। अगर कहीं आपने गलती की तो आपके हिस्से में वही आएगा जो अब तक आया है। फिर मुझे मत कहना कि हम फिर ठगे गए। ये एक मुकुट मुझे हमारे लोगों ने पहनाया। आपको क्या लगता है इस मुकुट की जरूरत मेरे पास है? मुझे मुकुट की जरूरत है ही नहीं। मुकुट तो मैं अपने समाज से कह दूं वो मुझे हीरे का बना के दे दे, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि इस मुकुट से मेरा भला हो सकता है, आपका भला नहीं हो सकता। अगर आप अपना भला चाहते हो
तो मुकुट तो आप अपने पास रख लो, और मुकुट की ताकत जो है, मुकुट पहनाने वाली जो ताकत है, वो आप मेरे हाथ में दे दो। फिर आप देखना कि कैसे आपके सबके सर पर मुकुट समझता। मैं इस ठेले को भी समझता हूँ जगदीश भैया, इधर देख, और ठेले के अंदर वालों को भी समझता हूँ। अगर ठेले वालों के साथ रहोगे तो फिर हाथ रह जाएंगे खाली, और अगर बनानी है ताकत तो इस बार अपने खून को मौका देना, इस लड़ाई को लड़ने का। फिर आप देखना कि कैसे आपके वारे नारे होते हैं, कैसी आपकी आवाज जो है राजस्थान की विधानसभा में गूंजती है आपकी समस्याओं पे, और कैसे आपकी समस्या के लिए अधिकारी कर्मचारी गली गली खड़े होकर आपकी सुनवाई करते हैं और आपसे कहते हैं बताइए आपको क्या चाहिए। मैं भी मध्य प्रदेश से लौटा और मैं जानता हूं मध्य प्रदेश के हालात जैसे हैं। एक दो जिलों को छोड़ के हमारे लोगों के हालात यहाँ बहुत अच्छे नहीं। भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, इसको छोड़ के धौलपुर, इसको छोड़ के कहीं बहुत अच्छे हालात नहीं। और यहाँ भी जो हालात है वो सरकारों की देन नहीं है, ये भी सच है। वो हालात आपने अपने शरीर को बहा बहा के, अपना दिन रात एक करके, मेहनत मजदूरी करके, एक पैर पे खड़े रह के, भूखे प्यासे रह के अपनी ताकत से बनाया है। किसी सरकार ने आपको नहीं दिया, ये भी मैं जानता हूं। इसके लिए आपने इस बंजर भूमि को अपने पसीने से सींचा। जब मैं पहली बार राजस्थान आ रहा, मेरे साथी मुझसे कह रहे, मैं जब जयपुर आने वाला था, मुझसे मेरे साथी कह रहे बारिश पड़ रही थी कि राजस्थान में बारिश हो रही है। उनको लगता है कि राजस्थान सिर्फ रेगिस्तान है, उनको लगता है राजस्थान में रेत ही रेत है, राजस्थान में सूखा पड़ा हुआ है। लेकिन एक बात तो उनकी सच थी कि सूखा तो यहाँ है, लेकिन सबके लिए नहीं। जिनके लिए सूखा है वो आज भी यहाँ बैठे हैं, और जिनके लिए सूखा नहीं है वो महलों में बैठे हैं। आप इस बात को जानते हैं। जिस दिन आपका सूखा खत्म होगा, जिस दिन आपके घरों में हरियाली आएगी, उसी दिन तो बराबरी आएगी। जैसे ये मेरा शरीर है, ऐसे ही ये राजस्थान है। आप ये सोचो, एक हिस्सा ताकतवर, एक हिस्सा कमजोर, कैसे आएगी बराबरी? एक के पास खाने को रोटी नहीं, एक के पास पीने को साफ पानी नहीं, एक के पास अच्छे कपड़े नहीं, एक के पास उद्योग धंधे नहीं, एक के पास रोजगार नहीं, एक के पास सरकारी नौकरी नहीं, एक के पास जमीन नहीं, एक के खाते में पैसे नहीं, और वहां दूसरी तरफ अमीर के कुत्ते भी घी खाएं, अमीर के कुत्ते भी एसी में सोए, अमीर के कुत्ते भी गाड़ियों में घूमे, अमीर के कुत्तों पे भी बड़े बड़े बंगले हों। जिस देश में गरीबों को कुचला जाए, इंसानों से भेदभाव किया जाए, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे अन्याय अत्याचार हो, जहां पशुओं की इज्जत हो और इंसान रोजी रोटी के लिए दर दर भटके, मंदिर मस्जिदों के बाहर हाथ फैला के बैठे, वहां की सरकारें क्या देती होंगी आप जान लो। हर साल चुनाव होते हैं, पहली बार चुनाव नहीं है आपके यहाँ पे, हर साल चुनाव होते हैं और नेता आपके बीच आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। और अभी अभी तो मुख्यमंत्री जी ने, कल एक पत्रकार ने मुझे बताया कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, और मुझसे कहा चंद्रशेखर जी क्या कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री इतना कुछ दे रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि पत्रकार साथी ये बताओ, मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं कब दी करी? तो कहा अभी कुछ दिन पहले। तो मैंने कहा मुझे बताओ कि 4.5 साल में राजस्थान के लोग पलायन करके थे क्या यहाँ से? 4.5 साल मुख्यमंत्री जी नींद में थे क्या? 4.5 साल उनको यहाँ की जनता क्यों नहीं दिखाई दी? अब चुनाव आया तो अब आप गैस सिलेंडर कम दाम पे ले लो, है? क्या कहो? आप दाल और क्या, चावल,
नमक, रुक जाओ, बहुत अरे प्रचार हो रहा उनका। सुनो, दाल चावल नमक, इसका मतलब क्या है समझो मेरे लोगों, कि वो आपकी हैसियत दाल चावल नमक जैसे मजदूर की मानते हैं अपने आगे, ये बात समझो मेरे लोगों। अगर वो आपकी हैसियत मानते हैं अधिकारों को मांगने वालों की, वो आपकी हैसियत मानते हैं रोजगार मांगने वालों की, वो आपकी हैसियत मानते हैं स्वाभिमान सम्मान से जीने वालों की, तो वो आपको वो देने का प्रयास करते। वो आपको दे क्या रहे हैं? दाल चावल आटा नमक। सरकार चाहती कि आप उनका नमक खाओ, नमक हरामी ना करो। मोबाइल, सुनो, ये तो सच है कि हमारे लोग ईमानदार बहुत हैं, लेकिन मैं आपको बस ये बता देना चाहता हूं, गौर करना, इस बात को नहीं समझोगे तो नहीं समझ पाओगे सरकार क्या होती है। सरकार होती है एक लोक कल्याण समिति जिसको जनता चुनती है। जनता अपने लोगों के बीच में से एक व्यक्ति को चुनती है। विधानसभा के चुनाव में जिसको विधायक कहते हैं, और लोकसभा के चुनाव में एक व्यक्ति को चुनते हैं जिसको सांसद कहते हैं, और उनके समूह का नेता बनता है मुख्यमंत्री जो विधानसभा में होते हैं, और दूसरों के समूह का नेता बनता है प्रधानमंत्री। इन सबका काम क्या होता है? इनका काम होता है जो टैक्स जनता दे रही है उस टैक्स का पैसा जो इकट्ठा होता है, जिसको हम लोग कोष कहते हैं, राजकोष कहते हैं, प्रदेश का कोष कहते हैं, उस पैसे का वितरण करना सरकार का काम होता है। गौर से सुनना, कभी भूल जाओ तुम लोग। मेरी बात समझ आ रही है? देखो, जनता टैक्स देती है या नहीं देती है? पता है नहीं पता आपको? चलो मैं और समझाता हूँ, डीपली सुन लो। नगर के लोगों, आपको समझ आना चाहिए वरना ठगे जाओगे। आप एक पेन से लेके और कोई भी सामान खरीदो, अब तो दूध पे भी दही पे भी टैक्स हो गया है, हर चीज पे टैक्स लगता है। वो टैक्स का पैसा जाता कहाँ है? टैक्स किसे कहते हैं? टैक्स भी कई तरह के होते हैं। कर्मचारी इनकम टैक्स देता है, आप जीएसटी देते हो, पहले सेल टैक्स लगता था, और तमाम तरह के टैक्स है। लेकिन आप इस बात को समझो, कोई सामान 100 रुपए का है और 28% उस पर जीएसटी है, यानी कि 72 रुपए का तो सामान है और 28 रुपए जाएंगे सरकार के खाते में। कहां जाएंगे? सरकार के खाते में। आप जो सामान खरीदते हो उसमें जो टैक्स लगता है, वो सारा टैक्स का पैसा सरकार के खाते में जमा होता है। उस पैसे को जनता के लिए अलग अलग विभागों में, मदों में लगाने का काम सरकार करती है। सरकार, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अपने घर से पैसा नहीं लाते। समझ आई? आपका पैसा आपको देने की जिम्मेदारी सरकार की है। लोकतंत्र में जनता मालिक है, सरकार नौकर से भी परे है, क्योंकि आप उसको तनख्वाह देते हैं। उनके विधायक को तनख्वाह मिलती है, उनके मंत्री को तनख्वाह मिलती है, उनके सांसद को तनख्वाह मिलती है, प्रधानमंत्री को तनख्वाह मिलती है, रिटायर होने पे पेंशन मिलती है। आपको मिलता है ठेंगा। वो आपका पैसा आपको देकर ऐसे दिखाते जैसे एहसान कर रहे हो। मुख्यमंत्री दाल कहीं, उनकी कोई दाल की फैक्ट्री है क्या? उनकी कोई चावल की फैक्ट्री है क्या? उनका कोई खेत है क्या जिसमें वो काटते हो फसल को और खेत में तैयार करके मशीन में निकाल के दे रहे हो, ले लो ले लो। आपका पैसा एक व्यक्ति, और तो सुनो गरीबों, कमजोरों, किसानों, मजदूरों, और सुनो, पैदा होने वाला बच्चा पैदा होने के बाद और जब तक पैदा भी नहीं होता, पेट में होता है, तब भी वो टैक्स देता है। कैसे? उसके ऊपर जितनी दवाइयां लगती है, जितने टीके लगते हैं, सब पे टैक्स होता है। वो जब पैदा हो जाए, जो सामान उसके लिए आएगा सब पे टैक्स होगा। जबकि जब तक आदमी कमाने लायक ना हो जाए, उसको उसकी जिम्मेदारी सरकार पे होनी चाहिए। लेकिन भारत में टैक्स सबसे लिया जाता है, कमाता हो या ना कमाता हो, और अगर वो हक के लिए सवाल उठाए तो उसको लाठी मारने का काम सरकारें करती है। आप ये समझ लो, आप सब लोग टैक्स देते हो। 1000 रुपए से ज्यादा का टैक्स हर कोई व्यक्ति देता है। सरकार 200 रुपए का सामान देके 800 जेब में रखे और आपको ये दिखाती है कि भाई सरकार आपको बहुत कुछ दे रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे लोगों, आपकी जो समस्याएं हो, एक कागज पे लिख के अपनी विधानसभा मुझे दे दो। जो भी समस्या है
और ताकत बना लो अपना विधायक जिता लो, अपने विधायकों की संख्या बढ़ा लो और मुझसे एफिडेविट ले लो कि आपकी एक एक समस्या को अगले 6 महीने में हम लोग खत्म कर देंगे। कोई समस्या हो, आपके बच्चे की शादी की समस्या हो, पढ़ाई की समस्या हो, रोजगार की समस्या हो, खेती की समस्या हो, आपके क्षेत्र में नहर की समस्या हो, आपके यहाँ सड़कों की समस्या हो, महंगाई की समस्या, जो भी समस्या आप समस्या मानते हो उसको लिख के दे दो। 5 साल में विधायक जी करोड़पति अरबपति हो जाते हैं। एक एक IAS IPS अरबपति खरबपति है। इनकी जांच जिस दिन कराऊंगा ना, ये सब लोग ठीक हो जाएंगे, याद रखना मेरी बात। एक एक आदमी की जांच होगी। अभी इसलिए नहीं कहता ये मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि ये आदमी आ गया। आज सिर्फ यहां के नहीं, राजस्थान के जहां जहां हमारा संगठन है, सब लोग जानते हैं अगर इस आदमी को मौका मिल गया और ये अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो फिर गरीब इस देश में हाथ नहीं फैलाएंगे किसी के सामने। बस ये लड़ाई है उनकी में। आप ये जानते हैं मुझे यहां से विधायक MP नहीं बनना है। मैं जहां पैदा हुआ वहां 403 सीट विधानसभा की, आपके यहाँ 200 है, आपसे दुगनी। मैं जहां पैदा हुआ वहां लोकसभा की 80 सीटें हैं, आपके यहाँ 25 सीटें हैं। मैं आपका खून हूं, आपका दुख मेरा दुख है, आपके आंसू मुझे तकलीफ देते हैं। जब यहाँ जुल्म होता है, जाति होती है, जब यहाँ इंद्र मेघवाल को मटके छूने पे मारा जाता है, जब जितेंद्र मेघवाल को नौजवान जो है मुझे रगने पे मार दिया जाता है, कार्तिक भील को मार दिया जाता है समाज की लड़ाई लड़ने पे, ओम प्रकाश रैगर अपने पिता का सम्मान नहीं बचा पाता तो वो फांसी, वो सुसाइड कर लेता है। बहन तोला गुजर को रेप हत्या करके मार दिया था। यहाँ पहाड़ी के पास जो है अन्याय हुआ। जब ये अन्याय होता है तो फिर मुझे ये तकलीफ होती है कि मेरे होने का क्या फायदा अगर मैं अपनी माँ बहनों के आंसू ना पूछ पाऊं। वो लाखों महिलाएं, वो लाखों माएं, वो लाखों बहनें उम्मीद करती होंगी कि कोई तो आएगा जो उनके आंसू पूछेगा। यहाँ के नेता बहुत सारे हैं। एक नेताजी को मैं कल, मेरे साथी अनिल जी सुना रहे थे मुझे कि नेताजी बड़े भाषण दे रहे हैं। भाषण कोई ऐसे नहीं देता है, जिसकी कुर्सी को मुझसे खतरा है वो बहुत भाषण देता है मेरे खिलाफ। और यहाँ के नेता पूछते हैं चंद्रशेखर यहाँ क्यों आते हैं, मैं उनको यही बताता हूँ कि चंद्रशेखर यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि तुम तनखैये नेता इस समाज का भला नहीं कर सकते। अगर तुम इनका भला कर सकते तो आज भी इनके मकान कच्चे नहीं होते, आज भी इनके बच्चे बेरोजगार नहीं घूम रहे होते। उनके बच्चे पढ़ेंगे विदेश में और हमारे बच्चे सड़कों की धूल फाकेंगे। क्यों? उनके वो रहेंगे दिल्लियों में कोठी बना बना कर, आप रहोगे कच्चे मकानों में। क्यों? उनके यहाँ 4 टाइम जो है 4 लोग खाना फेंकेगा और आप पेट पे हाथ मार के फेर के सो जाओगे पानी पी के कह के कि मेरा पेट भर गया। क्यों? हमारी माताएं बहनें दूसरे खेतों में काम करेंगी अपना पेट पालने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, तब जाके हमारे घर में रोटी आएगी। इसको बराबरी कहते हैं? ये बराबरी है? नहीं। बराबरी तब आएगी जब वो सुविधाएं, वो सुख, वही सम्मान का जीवन आपको भी मिलेगा जैसा ताकतवर लोगों को मिल रहा है। और वो तब तक संभव नहीं है, ये भी याद रखना। 1 मिनट रुक जाओ ताली बजाने से पहले। जब तक आप अपने हाथ में राजनीतिक सत्ता नहीं लोगे। आप मुझे बताओ, वोट आपके पास है या नहीं, ये बताओ। तो राज किसका होना चाहिए, ये बताओ। जब वोट आपके पास है तो राज दूसरों का क्यों है, आप ये बताओ। वोट आपका, राज उनका, तो भैया फिर वही मिलेगा जो मिलता है। और अगर वोट आपका, राज भी आपका, तो वही मिलेगा जो आप चाहोगे। आपको फैसला करना है कि आप 75 साल की आजादी के बाद भी आप राजस्थान में गुलामों की तरह जीना चाहते हो या अपनी ताकत बना के स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना चाहते हो, ये आप तय करो। मेरा तो काम है ये कि मैं आपको जगाने के लिए आया हूं। और जब तक गोलियों से कहा डरता आपका खून, गोलियों से डरता तो यहां थोड़ा ही होता, गोली एक नहीं 1000 खानी पड़ जाए, लेकिन आपके सम्मान की लड़ाई लड़ी जाएगी जब तक लहू का आखिरी कतरा शरीर में है। मैं तो ताज्जुब मानता हूं, मैं 4 बार आया इंद्र मेघवाल की लड़ाई लड़ने, 4 बार मुझे यहाँ के पुलिस उठा के दिल्ली तक छोड़ के आई। 5वीं बार मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा कि चलो अब की बार पकड़ के दिखाना। 4 बार तो मैं आपको बता के आया हाथ जोड़ के
कि भाई मैं अपने परिवार से मिलने जाना चाहता हूं, उनके आंसू पूछने जाना चाहता हूं। इस बार बिना बताए हमला लगाना इंटेलिजेंस। और मैं भाटी जी, सतपाल जी, अनिल जी और ये राम लखन मीणा जी, हम चले गए 42 घंटे की यात्रा करके वहीं जालोर। और जब हम गए और पहुंच गए इंद्र मेघवाल के परिवार के पास, वहां 2 सिपाही खड़े हुए बेचारे, यहाँ तो गन भी नहीं देते, डंडा देते हैं। बताओ, उनके हाथ में डंडा। मैंने कहा यहाँ पर हमला करते तुम क्या करोगे? कि भैया हमें तो डंडा अलावा। मैंने कहा भाई गोली का सामना डंडा से कैसे करोगे बताओ? तो उन पर जवाब नहीं था। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपका राज होगा तो ना इंद्र मेघवाल की हत्या होगी, ना जितेंद्र मेघवाल की हत्या होगी, ना कार्तिक झील की हत्या होगी, ना ओम प्रकाश रागर की जान जाएगी, ना नासिर जुनैद को यहां से उठा के ले जाके हरियाणा में मारा जाएगा जिंदा जला के, ना असगर पे गोली चलेगी, ना मीणा जी पे, एएसआई पे गोली चलेगी, ना पहाड़ी में हत्या होगी, ना रायगढ़ छात्रावास में हमला होगा।